अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सोनिया ने यह जाहिर किया कि दूसरी तरफ से बंगले का कोई मुलाजिम बोल रहा है। फिर उसने खुशी से बुलंद आवाज़ में किसी फर्जी औरत से गुफ्तगू शुरू कर दिया। सोनिया ने जैसे इत्मीनान का सांस लेकर रिसीवर रख दिया और न्याम पुली से कहा, मेरी बहन को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ। न्याम पुली के चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। ऐनक को उंगली से अपनी नाक पर जमाते हुए बोला, आप लोग अब आराम करें, मैं आपके लिए कुछ कपड़े खरीद कर भिजवा दूंगा। हाँ, ये $10 का नोट अपने पास रखें। यह कहकर वो छड़ी लहराता बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने सोनिया को मुबारकबाद दी कि उसने कमाल की अदाकारी की थी। वो कहने लगी, अगर ऐसा ना करती तो इस शख्स को शक हो सकता था। हम सोफों पर बैठ गए। खान सामा तामिल था। उसने आकर पूछा कि सब्जी कौन सी बनाऊं। मैंने कहा, जो जी चाहे बना लो। खान सामा चला गया तो सोनिया बोली, हाँ मेरे यहाँ हमें ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाएं बेहतर होगा। मैंने कहा, इसके लिए हमें यहाँ बाकायदा बैठकर पहले प्लानिंग करनी होगी कि यहाँ से किधर जाएंगे। अगर हमारा फैसला यह है कि हमें मगरबी बंगाल की सरहद क्रॉस करके बांग्लादेश में दाखिल होना है, तो फिर यहाँ से बजरिया ट्रेन हमें विजयवाड़ा जाना होगा, जहाँ से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पकड़नी होगी। लेकिन ये हमारा मेज़बान तो हमें पांडिचेरी वाली ट्रेन में सवार करवाने की कोशिश करेगा। सोनिया ने कहा, हम इससे जुदा नहीं हो जाएंगे। क्या तुम इस इलाके से वाकिफ हो? हाँ, मैंने कहा, एक दो बार विजयवाड़ा से मध्य प्रदेश की तरफ गुजरा हूँ। बहरहाल चूंकि मैं तमिल के अलावा बंगला ज़बान में पूरी महारत हासिल करता था, इसलिए हमें सफ़र के दौरान ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन तुम्हें अपने आप को दिल्ली की रहने वाली ही ज़ाहिर करना होगा। सोनिया खामोश हो गई। मैंने कहा कि सवाल यह पैदा होता है कि तुम किस हैसियत से मेरे साथ सफ़र करोगी। एक ख़तरा यह भी है कि तुम्हारी तस्वीर बड़े शहरों के पुलिस स्टेशनों और इंटेलिजेंस वालों तक पहुंच गई होगी। रेलवे स्टेशनों पर सीआईडी वाले ज़रूर होंगे, वो तुम्हें आसानी से पहचान लेंगे। सोनिया ने कहा, मैं अपना हुलिया भी तो नहीं बदल सकती। मैंने कहा, मैंने तो अभी से सर के बाल और दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी है। मेरे जहन में एक तजवीज़ आ गई। हम बड़ी आस्तगी के साथ धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि अगर हम सन्यासी और सन्यासन बनकर बांग्लादेश तक का सफ़र करें तो ये बात हमारे लिए ज़्यादा मौजू होगी। इस तरह से हमारे हुलिये भी बदल गए होंगे। मसलन तुमने गिरवी रंग की धोती पहनी होगी, हमारे चेहरों और बाजुओं पर राख मली होगी। इस भेष में इंटेलिजेंस वाले हमें एक नज़र नहीं पहचान सकेंगे। भारत में मेरा रिकॉर्ड पहले से मौजूद था, अगरचे इस अरसे में मैं काफ़ी बदल गया था और मेरा रंग जो पहले गोरा था अब सांवला हो गया था। इसके बावजूद यह अंदेशा अपनी जगह मौजूद था कि अगर खुदा न खास्ता हम पकड़ लिए गए तो पिछला रिकॉर्ड आज सिरे नौ खुल सकता है। सोनिया ने मेरी तजवीज़ पर कुछ देर गौर किया। कहने लगी, इसके अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम आसानी से मगरबी बंगाल की सरहद पहुंच सकें। मैंने कहा, मुझे इस किस्म के खुफिया सफ़र का तजर्बा है। मैं यहाँ के लोगों को भी जानता हूँ। यहाँ साधु सन्यासियों की बड़ी इज्जत की जाती है। लोग इनके शराब यानी बददुआ से भी बहुत डरते हैं। इसलिए हमारे लिए यही भेष मौजूद रहेगा। तुम फिक्र न करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। हमें बाजार से गिरवे रंग की 2 धोतियाँ, एक करमडल और एक तरशोल भी खरीदना होगा। ये चीज़ें यहाँ के तकरीबन हर शहर में मिल जाती हैं। सोनिया ने किसी कदर तज्जुब से पूछा कि यहाँ के लोग पेशेवर सन्यासी होते हैं। मैंने उसे बताया कि ख़ास तौर पर जनूबी हिंद में आज भी ऐसे तबके के पुराने लोग मौजूद हैं जो 7 साल की उम्र के बाद आज खुद घर बार छोड़कर सन्यास इख्तियार कर लेते हैं। वो करमडल और तरशोल खरीदने के बाद गिरवे कपड़े पहनकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ये उनके मजहब के कर्म कांड का एक हिस्सा है। शुमाली हिंद में इस किस्म की रस्में अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जनूबी हिंद में चूँकि वैष्णव और जैन धर्म का बड़ा चर्चा है, इसलिए यहाँ बूढ़े लोग अब भी एक खास उम्र तक पहुँचने के बाद घरेलू आशयें छोड़कर जंगलों की तरफ चले जाते हैं। त्याग के इस मजहबी रुझान की वजह से यहाँ के बाज़ारों में क्रिमिनल और सन्यासी के कपड़े और दूसरे लवाजमात मिल जाते हैं। सोनिया मेरी इस तजवीज़ पर राज़ी हो गई। हमारे पास सिर्फ $20 थे। यह सन्यासी बहरूप के मुख्तलिफ लवाजमात खरीदने के लिए काफ़ी थे। मैंने सोनिया से कहा कि एक बार हमने सन्यासी और सन्यासिन का रूप धार लिया तो इनके फ़ौरन बाद हमें खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। लोग अपने आप हमारे पास मिठाइयाँ और फल लेकर आएंगे और हमें अपने घर ले जाने की ज़बरदस्त ख्वाहिश का इजहार करेंगे। जब यह फैसला हो गया कि हम विजयवाड़ा से मगरबी बंगाल की सरहद तक के लिए
अपना सफ़र एक सन्यासी और सन्यासिन के रूप में करेंगे। तो मैंने सोनिया को ताकीद किया कि वो रास्ते में बहुत ही कम किसी से बात करेगी। हम बातें कर रहे थे कि मुखिया हमारे लिए कपड़े लेकर आ गया। मेरे लिए सफ़ेद धोती और सदरी थी। सोनिया के लिए एक गुलाबी रंग की साड़ी, ब्लाउजर और एक चप्पल थी। मुखिया बोला, मालिक ने कहा है कि वो दोपहर को उनके साथ खाना खाएगा। ये मालिक ने खुद बाजार जाकर खरीदे थे। हमने मुखिया का शुक्रिया अदा किया और अलग अलग कमरे में जाकर अपने कपड़े तब्दील कर लिए। मेरा ख्याल था कि शायद सोनिया को साड़ी पहननी नहीं आती होगी, लेकिन वो एक सफारतकार की बेटी थी और दिल्ली के सफारत खाने में अपने बाप के साथ रह चुकी थी। उसने पूरे और सही ढंग से साड़ी जेब तन कर रखी थी। दोपहर के खाने पर लॉन्च का मलिक नियम पुली भी आ गया। खाने में मिर्चें बहुत ज़्यादा थीं। सोनिया बार बार पानी पीती। मैंने कहा, बीबी जी दिल्ली की रहने वाली है ना, इतनी मिर्चें नहीं खाती। नियम पुली बोला, तुमने खान सामा को कह दिया होता वो सालन में मिर्चें कम डालता। सोनिया ने साड़ी के पल्लू से आंखें पूछते हुए कहा, जी नहीं, कोई बात नहीं, मैं पांडेचेरी में जब भी आती हूँ शौक से मिर्चों वाला सालन खाया करती हूँ। नियम पुली ने हमसे हमारा प्रोग्राम पूछा तो मैंने कहा, महाराज हम आज रात आराम करने के बाद कल पांडेचेरी रवाना हो जाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ से विजयवाड़ा जंक्शन करीबी होगा। नियम पुली कहने लगा, मैं आप लोगों के साथ विजयवाड़ा तक जाऊँगा। वहाँ से आपको कल दोपहर के बाद पांडेचेरी के लिए एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएगी। मैं उसे किसी सूरत भी अपने साथ नहीं ले जा सकता था। मैंने कहा, आपको तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है महाराज, मैं जो बीबी जी के साथ हूँ, मैं इस इलाके से वाकिफ़ हूँ, विजयवाड़ा से कई बार गुजरा हूँ। उसने समोसा खाते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल मैं मुखिया को आपके साथ कर दूंगा, वो विजयवाड़ा तक आपको छोड़ेगा, टिकट भी वो खरीदेगा, मैं उसे पैसे दे दूंगा। सोनिया ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है भाई साहब, हमारे पास कुछ डॉलर हैं, हम खुद ही खरीद लेंगे। नियम पुली ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं। आप पांडेचेरी पहुंचकर मुझे फ़ोन ज़रूर कर लेना कि आप लोग खैरियत से पहुंच गए हैं, मैं अपना फ़ोन नंबर लिख कर दे दूंगा। मामला बड़ी खुश उसलूबी से तय हो गया था। हमारा दूसरा मरला विजयवाड़ा जाकर शुरू होना था। रेलवे स्टेशन पर मुखिया से छुटकारा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। नियम पुली ने खाने के बाद काफ़ी हमारे साथ पी लिया और फिर वो शाम को आने का कहकर चला गया। साड़ी और चप्पल में सोनिया हिंदुस्तानी लड़की लगने लगी थी। अगले रोज़ दिन के 9 बजे लॉन्च के मालिक नियम पुली ने हमें मुखिया के साथ एक बैलगाड़ी में गढ़ीवाड़ा के छोटे रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना कर दिया। बैलगाड़ी रेतले शहर से गुजरकर ऊंची नीची संगलाग ज़मीन पर से होती हुई एक छोटे से नारियल के जंगल में आ गई। यहाँ से गढ़ीवाड़ा रेलवे स्टेशन 1 मील के फासले पर था। यह एक छोटा सा स्टेशन था जिसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि यहाँ से मछली अंदरूनी मुल्क जाती थी। विजयवाड़ा यहाँ से 1 घंटे के सफ़र पर था। ट्रेन ब्रॉड गेज के रेलवे लाइन पर दक्कन की 7 मरतबा अबूर करती है। विजयवाड़ा के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गई। जिन हजरात ने विजयवाड़ा का इलाका देखा है उन्हें मालूम होगा कि यह बड़ा शहर 7 मरतबा पर आबाद है और इसका रेलवे स्टेशन एक अजीमुशान जंक्शन है जहाँ से शुमाली भारत की तरफ रेलगाड़ियाँ वर्धा और नागपुर तक जाती हैं। जनूब की तरफ अगर मद्रास और पांडेचेरी जाना हो तो हमें मद्रास एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती है जो गंटोर और नेल्लोर से होती हुई गुजरती है। हैदराबाद जाने के लिए भी विजयवाड़ा से बरास्ता वरंगल और काजीपेट जाना पड़ता है। जनूब में मद्रास के बाद मशरकी भारत में विजयवाड़ा सबसे बड़ा स्टेशन है। यह शहर मद्रास जितना बड़ा नहीं है लेकिन अपनी आलीशान इमारतों को शादा सड़कों सनती इदारों और कारखानों के एतबार से इसकी शान शौकत मद्रास से किसी तरह भी कम नहीं है। स्टेशन के वसी और इस कई प्लेटफार्म हैं। शुमाल की जानिब आखिरी प्लेटफार्म पर खड़े हों तो सामने छोटा सा पहाड़ी सिलसिला नज़र आता है जिसके ढलानों पर बंगले, कोठियाँ और खूबसूरत मकान दिखाई देते हैं। आज़ादी के बाद इस शहर ने बहुत तरक्की की है। मुखिया ने हमारे लिए पांडेचेरी तक के 2 टिकट खरीद लिए। मद्रास एक्सप्रेस को दिल्ली से बरास्ता नागपुर यहाँ 1 घंटे के बाद पहुँचना था। ट्रेन लेट नहीं थी। हम विजयवाड़ा के नंबर 7 प्लेटफार्म पर आकर बेंच पर बैठ गए। मुखिया ने कहा, टिकट बाबू ने कहा था कि हमें मद्रास से पांडेचेरी के लिए गाड़ी बदलनी होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी मैं पांडेचेरी का हूँ, मुझे मालूम है कि गाड़ी किस प्लेटफार्म से चलेगी, आप चिंता न करें। 10-15 मिनट गुजर गए। मेरी अकाबी नज़रें आसपास का बराबर जायजा ले रही थीं। प्लेटफार्म मुसाफिरों से भरा हुआ था। आंध्र प्रदेश की पुलिस के 2-4 कांस्टेबल
इधर उधर घूम फिर रहे थे। एक सिपाही कुछ फासले पर कैंटीन के काउंटर पर खड़ा चाय पी रहा था। दक्कन में ये खुशगवार मौसम के अयाम थे। आसमान पर बादल थे, लेकिन किसी वक्त धूप भी निकल आती थी। मैं मुखिया से छुटकारा हासिल करना चाहता था। मैंने इधर उधर की बातों के बाद उसे कहा कि वो खामखा अपना वक्त क्यों ज़ाय कर रहा है। मुखिया दादा, तुम बेशक अब चले जाओ, हम ट्रेन में सवार हो जाएंगे। उसने थोड़ा सा इशरार किया और फिर मेरे ज़्यादा इशरार पर उसने उठकर मुझे और सोनिया को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चला गया। जब वो हमारी नज़रों से ओझल हो गया तो मैंने एक लंबा सांस लिया और बोला, सोनिया, एक मरना तो बखैर खूबी तय हो गया। अब तुम ऐसा करो कि प्लेटफार्म वाले पुल की तरफ चलना शुरू कर दो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। हम स्टेशन से बाहर जाएंगे। सोनिया ने कोई जवाब दिए बगैर प्लेटफार्म वाले पुल की तरफ देखा और फिर उठकर उस तरफ चलने लगी। थोड़ा सा फासला रखकर मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं मुसाफिरों के बीच में से होकर गुजर रहा था। मेरी नज़रें सोनिया पर जमी हुई थीं, जो साड़ी संभालती हुई आहिस्ता आहिस्ता पुल की तरफ बढ़ रही थी। फिर वह मुझे पुल की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई नजर आई। मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर था और सोनिया के आसपास भी देखता जा रहा था कि कहीं कोई पुलिस या सीआईडी वाला उसके पीछे तो नहीं लगा हुआ। इंटेलिजेंस वालों को मेरी निगाहें बड़ी आसानी से पहचान लेती थीं, हाँ वो किसी भी भेष में क्यों न हो। अब मैं भी पुल पर आ गया। दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के बाद मैंने देखा कि सोनिया मेन गेट की एक जानिब बेंच पर बैठी थी। काले काले रंग के सफ़ेद वर्दी वाले टिकट चेकर इधर उधर चल फिर रहे थे। एक ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी, मुसाफिर उसमें सवार हो रहे थे। वहाँ काफ़ी शोर मचा हुआ था। मैंने टिकट निकाल कर अपने हाथ में रख लिए थे। सोनिया को इशारा किया, वह मेरे साथ हो गई। गेट पर टिकट चेकर मौजूद था। मैंने उसे पांडिचेरी के 2 टिकट दिए और कहा कि हम कल की गाड़ी से जाएंगे, हम वापस घर जा रहे हैं। टिकट चेकर ने कहा, कोई बात नहीं, ये टिकट कल भी चलेंगे। मैं सोनिया को लेकर गेट से निकल गया। लॉबी में एक जानिब आगे जाकर टिकट देने वाली खिड़कियां थीं, जहां काफ़ी लोग खड़े थे। सोनिया ने कहा, टिकट वापस करने की ज़रूरत नहीं आमिर, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पुलिस कांस्टेबल जगह जगह मौजूद हैं। मैं खुद भी टिकट वापस नहीं करना चाहता था। मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है यहाँ इंटेलिजेंस वाले भी हों, इसलिए तुम बार बार आंखें साफ करने के बहाने चेहरे को साड़ी के पल्लू से छुपाती रहो। सोनिया ने ऐसा ही किया। वो साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछने लगी। हम स्टेशन लॉबी से बाहर निकले। टैक्सी वाले हमारी तरफ बढ़े। मैंने उन्हें तमिल ज़बान में कहा कि भाई हमारा घर करीब है, हमें टैक्सी की ज़रूरत नहीं है। विजयवाड़ा के शहर की कुशादा सड़कें मेरे सामने थीं। मैं इस शहर से सिर्फ 2 बार ही गुजरा था। एक बार मुझे यहाँ एक दिन रहने का इत्तेफाक हुआ था और मैं शहर की सड़कों पर काफ़ी देर घूमता रहा। अपनी उस आवारागर्दी के दौरान मैंने शहर के शुमाल मगरबी इलाके की एक इजाफी बस्ती में कुछ दरमियाने दर्जे के होटल भी देखे थे। हमें शहर में एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा एक रात इस हालत में बसर करना थी और स्टेशन के करीबी होटल में कमरा लेना अपने आप को खुद ही किसी जाल में फंसाने वाली बात थी। चुनाचे मैं सोनिया को लेकर रेलवे स्टेशन से निकलते ही उस इजाफी बस्ती की तरफ चलने लगा। सोनिया ने आहिस्ता से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, एक महफूज होटल यहाँ पर मेरी नज़र में है, वहाँ जा रहा हूँ। क्या ये खतरे वाली बात नहीं है? होटलों के बाहर इंटेलिजेंस वालों की मौजूदगी का खतरा रहता है, सोनिया ने मुझसे पूछा। मैंने उसे बताया कि जिस बस्ती की तरफ मैं जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि वहाँ खतरा ना होने के बराबर है। बहरहाल खतरा तो हम जहाँ भी जाएंगे हमारे सर पर मौजूद होगा। स्टेशन से काफ़ी दूर जाकर मैं रुक गया। यहाँ चौक में गांधी जी का मुजस्मा लगा था। सामने की जाने फुटपाथ के साथ कपड़ों की दुकानें थीं। मेरा सबसे बड़ा मसला डॉलर के नोट को भारतीय करेंसी में बदलना था। यह मैं अच्छी तरह से जानता था कि हिंदू ताजर और दुकानदार डॉलर बड़े शौक से खरीद लेते हैं। चुनाचे सोनिया को इत्मीनान में लेने के बाद हम चौक क्रॉस करके सामने वाली एक शानदार दुकान में आ गए। खूबसूरत साड़ियाँ शीशे की अलमारियों में लगी थीं। काउंटर पर आदमी खड़े ग्राहकों को साड़ियाँ और दूसरा रेशमी कपड़ा दिखा रहे थे। दुकान में दाखिल होते ही बाएं जानिब एक गहरे सांवले रंग का धोती पोश आदमी माथे पर तिलक लगाए शीशे के केबिन में बैठा बीड़ी पी रहा था और उसके पीछे लक्ष्मी देवी की फ्रेमशुदा तस्वीर लगी थी। मैंने उसके पास जाकर 10-10 डॉलर के 2 नोट उसके सामने कर दिए और बड़े इनकसार के साथ कहा, महाराज, ये नोट मुझे मेरे साहब ने दिए थे, आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे इसके बदले में अपने भारतीय नोट दे दीजिए। दुकानदार ने डॉलर गौर से देखे
उन्हें मेज़ की दराज में रख दिया और दूसरी दराज में से 10-10 डॉलर के भर्ती नोट गिनने लगा। उसने मुझे 20 अमेरिकी डॉलरों के बदले में सिर्फ 200 भर्ती रुपए दिए, जो बहुत ही कम थे, मगर मेरे लिए बहुत था। मैंने नोट लेकर उसका एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और दुकान से नीचे उतर आया। सोनिया दुकान के पास ही शोकेस के साथ लगी चुपचाप खड़ी थी। मैंने माहौल का गहरी नज़र से जायजा लिया। मेरे क्यास के मुताबिक वहाँ कोई सीआईडी वाला नहीं था। मैं आगे को चला तो सोनिया भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। काफ़ी आगे जाकर मैं सोनिया के साथ हो गया और उसे बताया कि मैं 200 रुपये ले आया हूँ। वो खामोश रही। फुटपाथ बाएं तरफ वाले बाजार की तरफ घूम गया। मैं बाजार को पहचानने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस बाजार को छोड़कर दूसरी जानब एक बार फिर गांधी की मूर्ति वाले चौक की तरफ जाना था, क्योंकि इजाफी बस्ती का रास्ता मैं वहीं से तलाश कर सकता था। चुनाचे मैं दोबारा उसी चौक में आ गया। यहाँ से एक खुला रास्ता शुमार की तरफ जाता था। मैं उस पर चल पड़ा। मैंने सोनिया को बताया कि यह रास्ता इजाफी बस्ती की तरफ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मैंने एक टैक्सी रुकवाई और उसमें बैठने के बाद ड्राइवर से कहा कि वो टीले के पीछे वाली बस्ती की तरफ चले। ड्राइवर ने उर्दू में कहा, बॉस कॉलोनी जाएगा साहब। मैंने जल्दी से कहा, हाँ भैया, बॉस कॉलोनी चलना है। टैक्सी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। ऊंची नीची सड़कों पर से गुजरती हुई टैक्सी ने छोटे टीले को पार किया तो हमारे सामने बॉस कॉलोनी थी। पहाड़ी के ऊपर पानी की एक बहुत बड़ी टैंकी बनी हुई थी। बॉस कॉलोनी को मैंने पहचान लिया था। यहाँ बंगले, मकान, क्वार्टर और रिहायशी फ्लैटों वाली ऊंची ऊंची इमारतें भी थीं। एक जगह सड़क के करीब मैंने टैक्सी रुकवा ली, उसे किराया अदा किया और सोनिया से कहा कि ओ कांता, वो सामने वाला घर है मामा जी का। टैक्सी वाला आगे निकल गया। यह जुमला मैंने टैक्सी वाले के लिए कहा था। हम बॉस कॉलोनी में दाखिल हुए तो एक जानब 2-3 होटलों की इमारतें खड़ी थीं। तेलुगु और तमिल में होटलों के नाम लिखे थे। एक होटल का नाम पार्वती होटल था। मुझे यह नाम पसंद आया। वैसे भी वहाँ आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थीं। होटल की ड्योढ़ी में एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था, जिसमें एक लड़का रजिस्टर खोले बैठा उसमें कुछ इंतराज कर रहा था। मैंने जाकर प्रणाम किया। लड़के ने हिंदी में पूछा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा, महाराज, हम पति पत्नी के लिए एक कमरा होगा। मद्रास वाली गाड़ी छूट गई है, अब कल वापस जाएंगे। लड़के ने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया। रजिस्टर का एक वर्क उल्टा और पेंसिल की नोक एक खाने पर रखते हुए बोला, नाम लिखा दो अपना और पत्नी जी का। मैंने कहा, जी मेरा नाम चंद्रन है, मेरी पत्नी का नाम कांता है। खाली कांता? लड़के ने पूछा। मैंने फौरन जवाब दिया, कांता चंद्रन लिख लो जी। मैं दांत निकाल कर आमकों की तरह हंसने लगा। सोनिया शर्माती हुई मेरे पीछे खड़ी थी। हमें दूसरी मंजिल पर एक कमरा दे दिया गया, जिसमें वही एक पलंग, मेज, एक कुर्सी और बोसीदा सा सिंगार मेज पड़ा था। होटल के नौकर ने पलंग पर नई चादर लाकर बिछा दिया। छत के साथ पंखा लगा था। मौसम अगरचे खुशगवार था, लेकिन अब धूप निकल आई थी, जिसकी वजह से फिजा में गर्मी होने लगी थी। मैंने पंखा चला दिया। नाश्ता हम लॉन्ज के मालिक के साथ करके निकले थे। दोपहर के खाने का भी वक्त नहीं हुआ था। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया, बाजार वाली खिड़की खोल दी। सोनिया कुर्सी पर सर पीछे लगाकर बैठ गई। वो कुछ थकी सी लग रही थी। मैं पलंग पर बैठ गया और उसे पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है। उसने कहा कि सर में हल्का सा दर्द हो रहा है। मैंने कहा, मैं अभी चाय के साथ स्प्राउ की टिकिया मंगवाता हूँ, इससे सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने उसे कहा, अब ऐसा है कि मैं ज़रूरी चीज़ें खरीदने बाजार जाऊँगा, तुम मेरे पीछे दरवाज़ा बंद करके बैठना। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। जिस बाज़ार से मुझे चीज़ें खरीदनी हैं वो यहाँ से करीब ही है। मैंने वो बाज़ार देखा हुआ है। इतने में होटल का लड़का एक रजिस्टर लिए आ गया। उस रजिस्टर पर मेरे दस्तखत होना ज़रूरी थे। मैंने पेंसिल से तमिल ज़बान में उस पर अपने टेढ़े मेढ़े दस्तखत कर दिए और लड़के को 5 रुपए का नोट देकर कहा, 2 प्याली चाय और स्प्रो की 2 टिकियाँ ला दो बेटा। लड़का रजिस्टर उठाए चला गया। उसके जाने के बाद सोनिया ने सवाल किया कि हम अपना भेष कहाँ बदलेंगे? क्या इस होटल से सियासी और सन्यासन बनकर निकलेंगे? इन लोगों को तो यकीनन हम पर शक हो जाएगा। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, मुझे पहले ज़रूरी सामान खरीद कर आ जाने दो, इसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि हमें कहाँ और कब भेष बदलना है। मैं उठकर खिड़की के पास आ गया और एक तरफ खड़े होकर नीचे बाजार में निगाह डाली। 2 पुरानी फोकस वैगन कारें वैसे ही होटल के सामने खड़ी थीं। सामने बाजार में ट्रैफिक जारी था। गाड़ियाँ और स्कूटर सवार गुजर रहे थे। मैं वापस पलंग पर आकर बैठ गया
और सोनिया से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद लड़का एक ट्रे में चाय की 2 प्यालियाँ रखे आ गया। वो इस पर भी साथ ही लाया था। 2 रुपये वापस करने लगा तो मैंने कहा, ये तुम रख लो बेटा। वो बड़ा खुश हो गया और सलाम करके चला गया। सोनिया ने स्प्रो की दोनों टिक्कियाँ मुंह में डाली और चाय का घूंट भर कर बोली, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ज़रा उसे आराम से बैठने का मौका मिला तो उसने मुझसे अपने माँ बाप की बातें शुरू कर दी। वो अपने माँ बाप की खैरियत बार बार दरियाफ्त कर रही थी। मैंने अभी तक उसे उसके बाप की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं उसे ये बुरी खबर सुनाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अभी उसे बेहद हौसले की ज़रूरत थी। मैंने ये कहकर उसकी तसल्ली कर दी कि उसके माँ बाप कहरा में ज़िंदा सलामत हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैंने भी उससे दरियाफ्त किया कि इसराइलियों ने उससे क्या कुछ पूछने की कोशिश की थी। सोनिया ने सरदाह भर कर कहा, उन्होंने मुझ पर बड़ा तशद्दुद किया था आमिर। वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं अजियत और उनकी पूछगुछ से बचने के लिए हर बार बेहोश हो जाती थी। यह सब कुछ मेरे लिए करब अंगेज़ ख्वाब से कम नहीं है। मुझे इन चीज़ों का कोई तजर्बा नहीं था। मुझे वो त्यारे से अगवा करके ले गए थे। वो ठंडा सांस भर कर बोली, खुदा ने मुझे एक बहुत बड़े जहन्नम से निकाल लिया है, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस का जो वफद आ रहा था, खुदा जाने वो मेरे साथ कैसा बेईमाना सलूक करता। हमने चाय ख़त्म कर ली थी। मैंने उठते हुए कहा, दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत, अंदर ही से बंद करना। अव्वल तो कोई नहीं आएगा, मैं देर नहीं लगाऊंगा। मैं कमरे से निकलकर निचली मंजिल की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो मुझे सोनिया के दरवाजे की चटखने लगाने की आवाज़ आई। नीचे केबिन के पीछे वही लड़का बैठा रजिस्टर पर कुछ लिख रहा था। मैं खामोशी से होटल के दरवाजे से बाहर निकल गया। वो बाजार जहाँ मेरे मतलब की चीज़ें यानी करमडल, तरशोल और गिरवी धोतियाँ बिकती थीं, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं पैदल ही उस बाज़ार की तरफ चल पड़ा। बाज़ार का मोड़ घूमने के बाद मैंने एक खंभे पर लगे कलमी बोर्ड की तरफ देखने के बहाने पीछे निगाह डाली कि मेरा पीछा तो नहीं किया जा रहा। मुझे अपने पीछे कोई मुश्तबा आदमी नजर न आया। मैं दूसरे बाज़ार में से गुजरकर एक तंग बाज़ार में आ गया। यह बाज़ार हमारे लाहौर के लंडे बाज़ार की तरह का था और यहाँ दुनिया जहाँ की चीज़ें बिकती थीं, पुरानी नई चोरी की चीज़ें। एक दुकान में मुझे गिरवे रंग की धोतियाँ लटकती नजर आईं। मैं दुकान में घुस गया। यहाँ करमडल भी थे। मैंने ये बहाना किया कि हम एक ड्रामा स्टेज कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एक साधु के कॉस्ट्यूम की ज़रूरत है। मैंने 2 गिरवे रंग की धोतियाँ और करमडल खरीद कर थैले में डालकर रख लिया। तरशोल मुझे यहाँ ना मिल सका। दूसरी दुकानों पर जाकर देखा। इत्तफाक ऐसा हुआ कि तरशोल मुझे कहीं ना मिला। मैंने बाज़ार की सारी दुकानें देख लीं। मुझे यह भी ख्याल था कि सोनिया पीछे अकेली है। पहले ही मुझे काफ़ी देर हो गई थी। चुनाचे मैंने तरशोल का ख्याल दिल से निकाल दिया और वापस होटल की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त दोपहर का 1 बज चुका था। मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस होटल में पहुंच गया। केबिन में बैठा हुआ लड़का अब कोई किताब पढ़ रहा था और होटल के नौकर खाना वगैरह ऊपर नीचे ले जाने में लगे थे। मैं खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ता दूसरी मंजिल में आ गया। अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो ये देखकर इत्मीनान हुआ कि दरवाज़ा बंद था। मैंने करीब जाकर ईसा से दस्तक दिया और कहा, कांता जी, मैं हूँ चंद्रन। अंदर से कोई जवाब न आया। मैंने दूसरी बार दस्तक दिया। किसी ने अंदर से दरवाज़ा न खोला। मैंने सोचा शायद सोनिया सो गई है। अब मैंने ज़रा ज़ोर से दस्तक दिया। मेरा हाथ ज़रा ज़ोर से दरवाजे के पेट पर लगा तो वह खुल गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सोनिया को जब मैंने ताकीद कर दी थी कि अंदर से चटकने लगा रखे तो फिर उसने इस पर अमल क्यों न किया। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सोनिया कमरे में नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा और उसका दरवाज़ा बंद था। मैंने थैला पलंग पर रख दिया और दरवाजे को अंदर से चटकने लगा दिया। अब मैं सोनिया के बाथरूम से निकलने का इंतज़ार करने लगा। 5 मिनट गुजर गए तो मुझे कोई तशवीश हुई। मैंने बाथरूम के बंद दरवाजे के पास जाकर आहिस्ता से कहा, सोनिया, सोनिया। अंदर से किसी ने जवाब न दिया। मैंने दरवाजे को ज़रा सा धक्का दिया तो यह दरवाज़ा भी खुल गया। बाथरूम भी खाली पड़ा था। मैं जल्दी से चटखनी खोलकर कमरे से निकलकर बरामदे में इधर उधर देखने लगा। सोनिया वहाँ भी नहीं थी। दोबारा कमरे में आकर पलंग के नीचे देखा। सोनिया वहाँ भी नहीं थी। बाथरूम को फिर देखा। बाथरूम भी खाली पड़ा था। या खुदा, सोनिया कहाँ गायब हो गई है। मैं कुछ बौखला सा गया था। खामोशी से पलंग पर बैठकर अपने हवास दुरुस्त करने लगा। फिर उठा, बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगाया
और नीचे होटल के केबिन वाले लड़के के पास आकर अपने जज्बात को पूरी तरह काबू करने के बाद आहिस्ता से बड़ी बेनियाजी से पूछा कि मेरी पत्नी बाजार गई थी, अभी तक नहीं आई। ऐसा करना कि खाना ज़रा देर से ऊपर भेजना। लड़के ने किताब पर से नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा कि क्या आप अस्पताल नहीं गए? मैंने चौंक कर पूछा, कौन से अस्पताल है? लड़का बोला कि शायद आपको अभी तक मालूम नहीं हुआ, आपकी पत्नी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। आपका तौजी यहाँ आया था, वही उसे बेहोशी की हालत में टैक्सी में डालकर अस्पताल ले गया है। उसके साथ एक औरत भी थी। कह रहे थे कि तुम आओ तो तुम्हें सिविल अस्पताल भेज दूँ। मेरे पाँव तले की ज़मीन निकल गई। सोनिया को अगवा कर लिया गया था।